संसद से मंजूर हो चुका है और इस विधेयक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। देखिए, आज की इस डिजिटल की व्यवस्था में, डिजिटल की दुनिया में हर नागरिक कई तरह की सुविधाएं, कई तरह की सर्विसेज डिजिटल के माध्यम से ले रहा है। ऐसे में किसी भी नागरिक को अपना पर्सनल डेटा, चाहे जन्म स्थान हो, चाहे जन्म तिथि हो, चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, उस सब डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस बिल में प्रावधान किए हैं। किस तरह से, कैसे व्यक्ति की ज़िंदगी में, कैसे एक साधारण नागरिक की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। इस बिल में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में सबसे पहले नागरिक को अधिकार होगा कि उससे क्या डेटा मांगा जा रहा है वो जानकारी उसे मिले। फिर नागरिक की सहमति मिले, कंसेंट, सहमति मिले। फिर जिस सहमति से डेटा लिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए उस डेटा का उपयोग हो। फिर बिना नागरिक को पूछे डेटा कहीं और शेयर न कर सके। फिर अगर किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके नागरिक के शिकायत का निराकरण करने का एक माध्यम हो, एक प्रक्रिया हो। वहाँ पर भी प्रक्रिया पूरी न हो सके तो एक भारत सरकार द्वारा स्थापित एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जिसमें जाके शिकायत कर सके नागरिक, और शिकायत भी डिजिटल तरीके से। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई है प्रधानमंत्री जी ने जिसमें जो सुविधा, जो न्यायिक प्रणाली, जो जुडिशियल फैसिलिटी एक बड़े शहर में रहने वाले व्यक्ति को मिलती थी, वो आज उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, तेलंगाना के दूर दराज के क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट के, जम्मू कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी वही फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिज़ाइन है। अगर डेटा ब्रीच होता है तो ऐसे में क्या प्रावधान है और कितनी कठोर कार्रवाई की जा सकती है? बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसमें प्रावधान रखे गए हैं। कोई भी डेटा अगर ब्रीच होता है उसका इम्पैक्ट कितना है, कैसे उसका व्यक्तियों पे, समाज पे क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसके आधार पे 250 करोड़ रुपए तक की सिंगल केस में सजा का प्रावधान है। ये जो संभावनाएं हैं आरटीआई को डाइल्यूट करने वाली, और इसके अलावा ये भी कहा गया जो पुट्टुस्वामी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, मापदंडों का। मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इस बिल में चर्चा हुई, मंथन हुआ और कितने लंबे अरसे के बाद इसमें किस किस के सुझाव शामिल किए गए। आप पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ उसको स्पष्ट तौर से देखिए। पुट्टास्वामी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है उसमें 3 टेस्ट है, LLP, लीगैलिटी, लेजिटिमेट यूज़ और प्रोपोर्शनल। इन तीनों के तीनों टेस्ट को ये बिल, इसका हर प्रावधान, इसका हर क्लॉज एकदम क्लियरली उसके मायने पे खरा उतरता है। अच्छे लीगल एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की है, अच्छे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की है, जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया है और एकदम क्लियर डिफाइन हुआ कि पुट्टास्वामी जजमेंट का, बल्कि कानून संसद के डिबेट में किसी ने इस चीज़ को, क्वेश्चन को उठाया भी नहीं। शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम में लोगों ने उठाया था। मैंने कई उन माननीय सांसदों से बात भी की। उनमें से कुछ सांसद तो बोले कि भाई देखो, हमने पढ़ा नहीं था, हमारे पास जो लिखा हुआ आया। तो ऐसी बात भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने जानकारी ली है उन सब ने कहा कि ये बिल्कुल खरा उतरता है पुट्टास्वामी जजमेंट पे। पहला। दूसरा विषय आरटीआई का। आरटीआई जिस दिन से पुट्टास्वामी जजमेंट आया और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बनी, उस दिन से आरटीआई में ऑटोमेटिकली एक संशोधन हो चुका था।
अभी जो किया है लीगल करेक्शन किया, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए आप, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कानूनन किसी जानकारी को देने का, फॉर एग्जांपल इलेक्शन के चुनाव के समय में अगर एफिडेविट देना है, एफिडेविट में जो जो कानून के हिसाब से जानकारी मांगी जाती है उसको पब्लिक करना ही होगा। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कानून के अनुसार कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रखनी है तो वो देनी ही होगी, तो कहीं से डाइल्यूट नहीं होता। मैं आपको पूछता हूँ, किसी ब्लॉक में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने अप्लाई किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वीडियो साहब क्या मेरी एप्लीकेशन मंजूर हुई या नहीं हुई है, तो हमारे इस कानून से आप मुझे समझाओ उसका आरटीआई का, नागरिक का आरटीआई का अधिकार कहाँ ख़त्म हुआ। कोई एक माता कहती है कि भाई मेरे इतना पेंशन का पैसा आना था, वो इस महीने आया या नहीं आया इसकी जानकारी मुझे दीजिए पंचायत को, तो क्या आरटीआई के इस संशोधन से वो अधिकार कहीं कम हुआ? कहीं कम नहीं हुआ। भाई देखो, विपक्ष की एक आदत पड़ गई है भ्रम फैलाने की, ऐसी ऐसी कहानियां बुनने की जिससे कि लोगों के माइंड में एक शक आए। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप पूछ के देख लो, कानून की व्याख्या जो समझते हैं उनसे पूछ के देख लो, कहीं से भी आरटीआई डाइल्यूट नहीं हुई है, कहीं पर भी राइट टू प्राइवेसी और आरटीआई के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहा है। एक और अहम सवाल है सर कि वैश्विक मानकों पर कितना खरा उतरता है ये बिल, ये आपसे समझना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। देखो, डिजिटल दुनिया ग्लोबल स्टैंडर्ड पे चलती है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि हमें दुनिया में अभी स्टैंडर्ड्स बनाने वाला देश होना चाहिए। हमें हमारे ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो कि दुनिया उसको देख के उसका अनुकरण करे। जैसे यूपीआई है, आज यूपीआई को दुनिया के कई देश अपना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है जैसे जापान, वो भी अपने भारत के यूपीआई जैसी व्यवस्था बनाना चाहता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को, डेटा के इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन को वर्ल्ड क्लास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल मानकों पे खरा उतरने वाला बनाया गया है। जितने एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उन सबको इसमें बिल में कोडिफाई किया है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एंड फेयर सेफगार्ड्स, इन सब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन सब प्रिंसिपल्स को इसमें बहुत क्लियरली कोडिफाई किया गया है। फिर डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, फिर इसको प्रिस्क्रिप्टिव नहीं रखा है। कई देशों ने जिन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव कानून बनाया है उनके वहाँ एक कंप्लायंस बर्डन इतना बढ़ गया कि बाद में उनको हटाने पड़े। तो ऐसी गलती ना हो, तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये ध्यान रखा है कि हमको ऐसी डिजिटल व्यवस्था बनानी है जो दुनिया उसका अनुकरण करे। ये बिल उस पैरामीटर पे खरा उतरता है। सर एक और बात आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि डेटा से ही जुड़ा हुआ है ये बिल, और इससे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, सरकार डिजिटल क्रांति की बात कर रही है। तो ये जो संसद से लगातार डेटा से जुड़े हुए विधेयक पारित हो रहे हैं, ये किस तरीके की तस्वीर आने वाले भारत की, न्यू इंडिया की किस तस्वीर का खाका बनाते हैं? आप याद करो स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भाई 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये गांव तक पहुंचते हैं। ये मोदी जी ने आके चेंज किया। ये चेंज इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की, सबसे पहले जनधन अकाउंट खोले, फिर 4G की सुविधा देश के कोने कोने में पहुंचाई, फिर आधार को उसके साथ कनेक्ट किया। तो इन तीनों चीज़ों के कारण, कनेक्ट होने के कारण आज डिजिटल सर्विसेज बहुत ही अच्छे तरीके से जन साधारण तक पहुंच रही है। लोगों को भरोसा आया है सरकार पे, कई वर्षों के बाद में लोगों को सरकार पे भरोसा आया है। क्यों आया भरोसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के छुटमलपुर गांव का एक साधारण नागरिक कहता है कि हाँ भाई, मेरे खाते में उतने पैसे आते हैं जितने मोदी जी भेजते हैं। तेलंगाना के छोटे से गांव में रहने वाली माता बोलती है कि जो मोदी जी ने भेजा वो मुझे मिला। तो ये जो भरोसा आया है, इस भरोसे के पीछे व्यवस्था बनी है।
उसी व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए कि दुनिया आज देखो G20 में भी भारत के डिजिटल इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट आज डिस्कशन है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग इसका अनुकरण करना चाहते हैं। तो इस व्यवस्था को और कैसे मजबूत करें, वो उद्देश्य के साथ एक एक करके डिजिटल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, महत्वपूर्ण सिस्टम्स है, वो बनाए जा रहे हैं देश में। एक बात आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने गांव देहात छुटमुलपुर एक अंतिम व्यक्ति की बात की। अगर उस व्यक्ति का डेटा ब्रीच होता है तो वो कहाँ शिकायत करेगा? और मान लीजिए कि उसने कंसेंट दिया है और वो फिर चाहता है कि अब उस डेटा का इस्तेमाल और ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है इस विधेयक? बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को सारी फैसिलिटीज़ कई बार मिलती है, लेकिन मोदी जी ने हमेशा ये ध्यान रखा कि जो फैसिलिटी एक बड़े शहर में रहने वाले व्यक्ति को मिलती है वो फैसिलिटी देश के एकदम दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भी मिले। इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था करवाई इस बिल में कि बिल का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल तरीके से होगा। डिजिटल तरीके से होने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपको वही सुविधा मिली जो बेंगलुरु में रहने वाले एक व्यक्ति को मिली, वही सुविधा आपके छत्तीसगढ़ के अंबिका नगर के छोटे से गांव में वो धमतरी में वही चीज़ मिलती है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल हो, वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा, अगर कंसेंट विड्रॉ करे, बिल में बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब किया गया है कंसेंट लेना जितना आसान हो उतना ही आसान होना चाहिए कंसेंट विड्रॉ करना। फिर संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 लैंग्वेजेस का उल्लेख है। उन सारी की सारी लैंग्वेजेस में कंसेंट हो, फॉर्म हो, नोटिस हो, वो सारे का सारा, कोई अगर चाहे उड़िया में लेना चाहे उसको उड़िया में दिखेगा नोटिस, कोई चाहे उसे तेलुगु में चाहिए तेलुगु में मिलेगा, कोई चाहे उसे मैथिली में देखना है तो मैथिली में भी मिलेगा। तो संविधान के 8वें अनुच्छेद की 22 भाषाओं में अधिकार क्या है, शिकायत कहाँ करनी है, सहमति कैसे देनी है, सहमति कैसे वापस लेनी है, इन सब चीज़ों का 22 भाषाओं में सुविधा मिलेगी। तो इस तरीके से मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिस व्यवस्था में एक साधारण नागरिक को वही फैसिलिटी मिले जो एक प्रबुद्ध नागरिक को मिलती है। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा आपसे। अगर हम अपने बात की कि जब ये विधेयक अमल में आएगा, संसद से मंजूरी मिल चुकी है, अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कब तक हम ये देखते हैं उन नागरिकों को लाभ होगा जिन्हें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो कब तक इसे इम्प्लीमेंट सरकार करने की तैयारी कर रही है? बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का। मोदी जी जो फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं उसका इनॉग्रेशन भी वही करते हैं। आप जानते हो प्रधानमंत्री जी का किस तरह से काम पे एक फोकस रहता है, कितनी बारीकी से वो चीज़ों को देखते हैं। बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि विधेयक जल्द ही कानून की शक्ल लेगा और आपका जो पर्सनल डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन सुधांशु